तो नमस्कार साथियों, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मानस मिश्रा और आज की क्लास में आप लोगों का दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं। आज की क्लास को जो ले रहा हूं मैं, इसका उद्देश्य क्या है। आप सभी लोगों के जीवन में समझ लीजिए ऐसा बहुत कम बार एक्चुअल में होता है कि जब आपको कोई ऐसी वैकेंसी दिखती है जो लगता है कि यार अगर हम थोड़ी सी भी मेहनत कर लें तो ये नौकरी हमारी हो सकती है। वैसे ही एक अवसर आपके जीवन में आया है बीपीएससी एईडीओ का। अब ये इतना बेहतर अवसर क्यों है, ये मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, क्योंकि आपको पता है इससे मात्र एक लिखित परीक्षा है और उसके बाद कुछ नहीं है। यानी सीधे सीधे आप अपने पद को हासिल कर लोगे और बीच में आपके सिर्फ चुनौती के नाम पे एक मात्र लिखित परीक्षा है। तो ये परीक्षा जितनी आपको सुगम लग रही है, मान करके चलिए ये उतनी ही कठिन भी है, क्योंकि ये अवसर सिर्फ आपको ही नहीं दिख रहा बल्कि आप जैसे हजारों लाखों छात्रों को यह चीज दिख रही होगी। सवाल बहुत छोटा सा है कि अगर आपको तैयारी करनी है तो आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि मान करके चलिए कि आपके पास ये पहला और अंतिम मौका है। तो आपके पास अगर ये मौका जो है ये पहला और अंतिम है, तो आपका प्रयास भी ऐसा होना चाहिए कि एक बार में ही तीर आपका निशाने पे लग जाए। इसीलिए मैं इस वीडियो को यहां पर बना रहा हूं ताकि मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप बीसीडब्ल्यू का कोर्स जो है एईडीओ का अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल इसमें भी आप कोई दो राय ना रखें, कोई मतलब मान करके चलिए आप अपने मन में कोई सेकेंडरी थॉट ना लाएं कि क्या ये आपको लेना चाहिए या क्या ये आपको नहीं लेना चाहिए। यहां से मैं ये चाहता हूं कि आप ये क्या शब्द हटा दें और क्या को रिप्लेस कर दें हां से। ये पूरा वीडियो मैं इसी क्या बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी क्रम अनुसार ऑर्डर में ही बनाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाएगा तो कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या चीज आपको बताई जाएगी, किस लेवल से हम लोग आपको उठाएंगे और किस लेवल से उठा करके आपको हम कहां तक पहुंचा देंगे। ये मान करके चलिए कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, खैर ये आप तो मानिए ना मानिए क्योंकि आप तो अपने आप को जानते हैं, लेकिन मैं ये बात मान करके चलता हूं कि अगर आप एक ऐसे छात्र हैं जिसको आपको गणित का समझ लो गा भी नहीं आता है और रीजनिंग का समझ लो रा भी नहीं आता है, तो मैं वहां से उठा करके आपको उस लेवल तक लाने का पूरा प्रयास करूंगा, जिससे मान करके चलिए कि आप क्वेश्चन को देख करके समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन यहां से इस पार्ट से लिया गया है और इसमें एग्जामिनर हमसे ये पूछना चाह रहा है और हमको यहां पर ये काम करके इसका आंसर ये ऑप्शन होना है। ये बात जितनी सुनने में आपको अभी लग रही है कि मुश्किल है, धीरे धीरे आप इस प्रयास से मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आने लगेगी और ये चीज दिखने लगेगा। देखो जिस समय पर मैंने बात बोल दी, जितने समय में मैंने बात बोल दी, आपको लग रहा होगा कि क्या ऐसा हो सकता है। जवाब इसका बिल्कुल है कि हां भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है भाई, इसमें बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखो एक कहने की बात होती है कि आपको अगर मैथ्स नहीं आती है, आपको रीजनिंग नहीं आती तो आप कर सकते हैं, 100% आप कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है क्या आप करना चाहते हैं। सवाल ये उठता है क्या आप दिन रात एक करके मेहनत करना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिदिन रोज की एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो आपकी खुद से ही लड़ाई होने वाली और किसी से नहीं होने वाली। याद रखिएगा सब्जेक्ट में दम नहीं है। मैथ्स अगर आपको नहीं आती है तो ये मान करके चलिए मैथ्स सब्जेक्ट पहले भी उतना ही बड़ा था, आज भी उतना ही बड़ा है। ये कोई एक मरा हुआ सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी प्रतिदिन के हिसाब से कोई भी बदलाव नहीं हो रहे हैं। बस दम है तो आपके इरादे में, अगर आपके इरादे में दम है तो वाकई आप फतेह हासिल कर लोगे। यार कहने को एक विषय है और कुछ नहीं है, और अगर आपके अंदर दम नहीं है तो आप फिर वो चीज नहीं कर पाओगे चाहे जो हो जाए। तो मैं आपको यह बताता हूं कि मैं अगर यहां पर आकर के आपके लिए एक बैच बना रहा हूं, आपके लिए क्वेश्चंस बना रहा हूं, आपके लिए कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूं, आपके लिए शॉर्ट ट्रिक तैयार कर रहा हूं, तो वो चीज आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। हम कुछ चुनिंदा सवालों से आज इसकी बात शुरू करेंगे। तो अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, जैसे मान लो मैंने विभिन्न विभिन्न चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस उठाए और आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेसिकली मान करके चलिए कि और बच्चे जो कहीं और से तैयारी कर रहे हैं वो क्या अप्रोच रखेंगे और आप लोग जो बीसीडब्ल्यू के साथ तैयारी कर रहे हैं आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में मान करके चलिए एग्जाम में सॉल्यूशन नहीं चेक होते हैं, एग्जाम में चेक होता है आंसर कि आपका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है। अगर आपका आंसर बी है और आप तुक्के से लाए हो या आप सॉल्व करके लाए हो, दोनों लोगों को समान इज्जत मिलेगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो जरा अगर हम यहां पर देखें तो अगर आप देखो तो यहां पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक 427 रुपए की राशि है और इसको एबीसी में कुछ इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से के 4 गुना और सी के हिस्से के 7 गुने के बराबर है। थोड़ी बहुत नॉलेज भी अगर आपको है तो आप कहोगे ये सवाल अनुपात यानी रेशियो का है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का है।
ठीक है, उसके आगे अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप ये कहोगे कि यार यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ए के पास जो हिस्सा है, मान लो 3 हिस्से हैं यहां पर, एक ए के पास है, एक बी के पास है, एक सी के पास है। तो कह रहा है कि जो 3 गुना हिस्सा है ए का वो बराबर है किसके, 4 गुने हिस्से और बी के, और बराबर है किसके, 7 गुने हिस्से सी के, है ना। तो आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। बात सही भी है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, हम इसका रेशियो डायरेक्टली निकाल देंगे। किस तरीके से हम करेंगे आप समझने का बस प्रयास करो। देखो यहां पर, और आप मेरे को बताना क्या ये बहुत मुश्किल है इस टाइप के प्रश्न करना। हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना। अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो हम ए को हिस्से को छुपा देंगे और यहां देखेंगे बी और सी क्या है। तो बी और सी है 4 और 7, तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुणा 7। अगर हमें बी का निकालना है मान, तो हम बी को छुपा देंगे और यहां देखेंगे 7 गुणा 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 7 गुणे 3। सी चाहिए तो हम सी को छुपा देंगे और यहां देखेंगे 3 गुणे 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 4। तो 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 3 21, और 3 इंटू 4 12। ये आ गया हमारा रेशियो। अब फायदा पता है क्या है, फायदा यह है कि अब जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, क्योंकि आपने यहां पे तरीका जो है वो सीख लिया है। और जितना ज्यादा अगर आप इस तरीके के साथ प्रैक्टिस करोगे तो अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को ओरली कर लोगे। आप यहां पर देखोगे कि ए के पास है 3, बी के पास है 4 और सी के पास है 7, तो ए का कितना हो जाएगा 7 गुणा 4 28, बी का कितना हो जाएगा 4 हटाओ 7 3 21, सी का कितना हो जाएगा 7 हटाओ 4 3 12। इस तरीके से। और फिर आगे यहां पर क्या कह रहे हैं कि इनमें कितने रुपए डिवाइड करेंगे, 427 रुपए। तो 427 रुपए इन तीनों में डिवाइड करेंगे, तो इन तीनों को जोड़ो जरा। 12 और 28 कितना होता है 40, 40 और 61 कितना होता है 40 और 21 कितना होता है 61। यानी एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 427 बटे 61। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि सी का हिस्सा बताओ। सी का हिस्सा यहां पर कितना है, अगर आप ध्यान से देखें तो सी का हिस्सा कितना है, ये तो गुणा कर दो भाई सी के हिस्से से। तो 61 से अगर हम देखेंगे यहां पर तो कितना आएगा ये 7 और 12 7 84, 84 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लोग तो भाई तैयारी इस तरीके से करेंगे कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत ही ना करनी पड़े सवाल को समझने में। देखो प्रैक्टिस में तो मेहनत करनी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जीरो से हीरो बना दूंगा, बिल्कुल नहीं। जीरो से हीरो सिर्फ एक ही इंसान आपको बना सकता है, वो आप खुद है, आपकी खुद की मेहनत है। आप जिस दिन कोई सब्जेक्ट को लेकर के रोज के नियम अनुसार, ना कोई मंडे ना कोई संडे ना कोई बर्थडे, बिल्कुल समझ लो कि आप ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हो। जिस दिन आपने इतनी मेहनत करनी शुरू कर दी, मान करके चलना एग्जाम खुद ब खुद आकर के आपके सामने घुटने टेक देगा। क्योंकि एग्जाम में दम नहीं है, दम सिर्फ एक ही चीज में होती है, आपके इरादे में। अगर उसमें ज्यादा दम है तो फिर सामने वाले की दम कम हो जाती है, अगर उसमें दम नहीं तो फिर सामने वाले की दम बहुत ऊंची हो जाती है। तो समझ आई बात। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो मैं एक क्वेश्चन आपको यहां पर और दिखाता हूं। यहां पर देखो जरा, ये कह रहा है कि मंथली इनकम जो है ए और बी की वो किस रेशियो में है 4:5 में। तो अगर ए और बी को मैं इस तरीके से यहां पर बनाऊं और मैं कहूं कि इनके इनकम का रेशियो कितना है, तो आप कहोगे 4:5 का है। बहुत ध्यान से देखना, कह रहा हूं उनका एक्सपेंस जो है वो कितना है, एक्सपेंस समझते हो ना, खर्चा। तो उनका जो व्यय है वो कितना है, वो 5/6 के अनुपात में, 5:6 के अनुपात में। और कह रहा है ए 25 रुपए महीना बचा रहा है और बी 50 रुपए महीना बचा रहा है। तो जो उनकी बचत है, सेविंग है, वो 25 रुपए की है और 50 रुपए की है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है भाई उनकी इनकम का रेशियो कितना होगा। उनकी इनकम का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। साधारण अप्रोच वाला आदमी क्या करेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, नहीं तो कम से कम 1 से 1.5 मिनट लेगा। वो क्या बोलेगा, वो कहेगा इनकम बराबर क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है ना। भाई आपकी 800 रुपए की इनकम है, आपने 400 रुपए खर्च कर दिए, 400 रुपए बचा लिए, तो 400 + 400 = 800। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो हम अगर इसको इस तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे जरा समझो। सेविंग कितनी है भाई 5 है, हमने मान ली इनकम x है, तो सेविंग कितनी हो गई यहां पर, तो 5x। अगर ए और बी का अगर हम अनुपात यहां पर लें तो एक्सपेंडिचर यहां पे कितना हो गया, ये हो गया 5x प्लस सेविंग कितनी हो गई यहां पर, या ऐसे मान लो ये हो गया आपका 5/6, 5x/6x। अब देखो सेविंग कितनी है ए की 25 रुपए, तो +25 कर दिया। सेविंग कितनी है बी की 50 रुपए, तो +50 कर दिया। और ये जो आपकी सेविंग और एक्सपेंडिचर है ये बराबर किसके होती है, तो ये बराबर होती है इनकम के।
तो इनकम कितना है 4/5। इनकम कितना है 4/5। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 5x + 25 बराबर में 4, 6x + 50। 25x + 25 गुणा 25 125 इज इक्वल टू 24x + 50 गुणे 4 200। ठीक है, 25 और 24 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 25x माइनस का 24x बराबर में 200 माइनस का 125। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 200 में से 125 घटाओ यानी 75। अब किसी एक में भी रख करके देख लो। मान लो अगर हमें इसमें रख करके देखना हो तो हम क्या करेंगे? तो 5 गुणे 75 + 25। हमें किसकी इनकम निकालनी है? तो उनकी क्रमशः आय कितनी होगी? तो एक ही आय तो ये हो जाएगी। तो 75 × 5 करो, 5 × 5 25, 7 × 5 35, 35 और 2 37, यानी 375 में 25 जोड़ो तो ये आ जाएगी 400। तो ए की इनकम कितनी आ गई? तो ए की इनकम आ गई 400। अब बी की निकालते हैं, तो बी की भैया यहां पुट कर दो। ये क्या है? 6x। तो 6 गुणे 75 + 50। 75 का डबल करो 150, 150 गुना 3 करो तो कितना हो जाएगा? 450, 450 और 50 करो 500 हो जाएगा। तो 400 और 500 ये हमारा आंसर आ गया, 400 और 500। लेकिन इस तरीके से एग्जाम में करेंगे तो भैया निकल चुका एग्जाम, क्योंकि 100 सवाल आने, हाँ या ना? और हमें क्या करना है? हमें तो एग्जाम के लिए निर्धारित समय मिला, उसी समय में ही हमको काम करना है। तो मैं इस तरीके से तो करूंगा तो हो जाऊंगा पागल। ये तो मैंने आपको बता दिया है ट्रेडिशनल तरीका है ना, ये हो गया ट्रेडिशनल तरीका। लेकिन अब हम करेंगे कुछ इस तरीके से। देखो, मैं आपको यहां पे एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूं, और ये ट्रिक आप हर जगह लगा सकते हैं। परसेंटेज में भी आप लगा सकते हैं, आप इसको टाइम एंड वर्क में भी लगा सकते हैं। याद रखिएगा, कभी भी आपको 2 रेशियो यानी 2 अनुपात दिए हों और एक वैल्यू दी हो। ठीक है, क्या बोला मैंने? कभी भी आपको 2 रेशियो दिए हों और एक अनुपात दिया हो, एक वैल्यू दी हो, सॉरी, तो उस केस में आप लगाएंगे यहां पर डबल क्रॉस मल्टीप्लाई। लिखो जरा, आप यहां पर लगाएंगे क्या? डबल क्रॉस मल्टीप्लाई टेक्निक, डबल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर देखो जरा, पहला हमें रेशियो कितना दे रखा है? 4:5 का दे रखा है। दूसरा हमें रेशियो कितना दे रखा है? 5:6 का दे रखा है। और वैल्यू में यहां पर कितनी दे रखी है? तो वैल्यू में दे रखी है, कितनी दे रखी है? तो यहां पे हमें दे रखी है 25 और 50। तो वैल्यू में दे रखी है 25 और 50। ठीक है, अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 गुणे 5 25, 5 गुणे 4 गुणे 6, तो ये कितना हो जाएगा? 24। आप इसको यूनिट मान लो ताकि आपको एक वैल्यू और मिल जाए, 24 यूनिट बराबर। अब देखो 6 गुणे 25, तो ये कितना हो जाएगा? 6 गुणे 25 कितना हो जाएगा भाई? 3 और 50 150। और ये क्या हो जाएगा? 5 गुणे 50, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 250। ठीक है, तो 25 यूनिट में से 24 यूनिट घटाओगे तो 1 यूनिट आएगा, और 1 यूनिट का मान 150 में से 250 गया तो 100 बचा। माइनस प्लस से मतलब नहीं, हमें डिफरेंस चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू हमने 100 निकाल ली, हमको इनकम निकालना है। तो इनकम का रेशियो कितना? 4:5। तो ए की इनकम 400 और बी की इनकम 500। लो आ गया आंसर। कितना समय लगा करने में? क्लियर हुई बात? क्या किया हमने? देखो 5 गुणे 5 25, 4 गुणे 6 24, 24 और 25 का डिफरेंस लिया 1 यूनिट। 6 × 25 150, 5 × 50 250, 150 250 डिफरेंस लिया 100, 1 यूनिट की वैल्यू 100। तो इनकम कितनी आ गई? 400 500। बस बात खत्म। कितना समय लगा? अब इसी आधार पर मैं अगर आपकी 6-7 सवालों की प्रैक्टिस करा दूं, आप तो चुटकियों में उड़ा दोगे यार। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर पाओगे क्या? 109% कर लोगे। अपने मन से ये फैक्ट निकाल दो कि आपको गणित आती कि नहीं आती। आपने मन से ये बोलो कि नहीं आती, लेकिन मैं सीखूंगा, मैं एक दिन जरूर सीखूंगा, मैं हर दिन मेहनत करूंगा, मैं हर क्षण मेहनत करूंगा, लेकिन इस एग्जाम को मैं निकाल करके ही रहूंगा, चाहे मैं 4 घंटा सोऊं। क्योंकि सो तो मैं जिस दिन एग्जाम खत्म होगा उसके बाद भी सो लेना, 18 घंटे सो लेना, कौन पूछने वाला है। मेहनत आपकी सिर्फ उसी दिन तक है जिस दिन एग्जाम नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके बाद और कोई प्रक्रिया बची ही नहीं है। फिर समझ आई बात? होशियार व्यक्ति वही है जो ये समझ जाए कि उसको किस समय क्या काम करना है। जैसे देखो, औसत में पूछा गया ये सवाल, लोग बहुत परेशान होते हैं बैटिंग बॉलिंग एवरेज से, बहुत गलत गलत तरीके करते हैं, लंबे लंबे तरीके करते हैं। हम इसको यहां पर किससे कर सकते हैं? मिश्रण के एलिगेशन से यहां पर इसको कर सकते हैं।
कह रहा है भाई बॉलिंग एवरेज ऑफ अ सर्टेन मैच, एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज कितना है 12.4 है। तो याद रखना हम इसकी प्रक्रिया जो बॉलिंग एवरेज है, आप देख लो मेरे साथ अभी, आप जब आप बैच में आओगे आप ऐसे 6-7 क्वेश्चन मेरे साथ लगाओगे, आप खुद ही ओरली करना शुरू कर दोगे, कह दोगे सर हो गया, ये देखो इस तरीके से होगा। और एग्जाम में क्या इससे डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे? आएंगे तो सब यही यार, कुछ कोई बदल के थोड़ी नहीं पूछ लेगा। तो यहां पर देखो जरा क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एवरेज 1, यहां पर आ जाएगा रीसेंट जो हमारा तुरंत का एवरेज है वो आ जाएगा, है ना, रीसेंट एवरेज। यहां पे आ जाएगा एवरेज चेंज, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा एवरेज चेंज। अब जब यहां पे आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका विकेट 1 और विकेट 2। अगर आप ये चीज समझ लो, जब लोग बैटिंग बॉलिंग एवरेज सीखेंगे तो मैं आपको डिटेल में एक एक बात बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझो कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, जो भी बॉलिंग एवरेज, सारे बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, कोई उसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं। यहां पे कह रहा है कि 12.4 का एवरेज दे रखा है, तो पहला एवरेज हमें मिल गया 12.4 का। फिर कह रहा है कि अगर वह अगली पारी में 26 रन देकर के 5 विकेट ले तो रीसेंट एवरेज यानी जो तत्काल का एवरेज है वो कितना होगा। तो एक बात बताओ, किसी बॉलर ने अगर 26 रन दे करके 5 विकेट लिए हैं तो 5 बचे 25, पॉइंट के बाद 1 लगा, 10, 5/2, 5.2। तो जो उसका रीसेंट एवरेज है वो 5.2 का आ गया, जो उसका रीसेंट एवरेज है वो कितना आ गया, 5.2 का आ गया। अब वो कह रहा है अगर वो ऐसा करता है तो उसका गेंदबाजी का औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। अब उसके गेंदबाजी का जो एवरेज है वो 12 रन प्रति विकेट हो गया। जरा निकालो, तो 12 में से 5 घटाओ 7, 7 में से 0.2 घटाओ यानी 6.8, और 12.4 में से 12 घटाओ तो 0.4, पॉइंट यहां हटा, पॉइंट यहां हटा, 4 से गया एक बार में, 4 से गया 17 बार में, तो 17:1 का हमारे पास वो आ गया। यानी अब तक की उसने 17 विकेट लिए, 17 यूनिट विकेट लिया, और इस बार उसने 1 यूनिट विकेट लिया है। अब सवाल ये उठता है, ये जो उसने 1 विकेट लिया है ये इस एवरेज पे लिया है ना, ये जो उसने 1 विकेट लिया है ये इस एवरेज पे लिया है, और इस एवरेज में वो खुद कह रहा है कि 26 रन देकर के 5 विकेट लिए हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 विकेट की है। तो अब ये बताओ 17 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 गुणे 5 यानी 85 विकेट उसने लिए होंगे या नहीं लिए होंगे, उसने कितने लिए होंगे, 85 विकेट लिए होंगे। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि पिछली पारी में उसने कितने विकेट लिए, भैया 85 विकेट लिए। अगर पूछा जाता अब तक उसने कितने विकेट लिए हैं तो हम कहते हैं 85 + 5 90 विकेट लिए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप उठा करके कोई भी किताब पढ़ लो। क्लियर हुई ये बात? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर। यहां पर मैं आपको यहां जादू दिखाने नहीं आया हूं, आप ये मत समझना कि मैं ये बता रहा हूं कि देखो भाई मैं कितना काबिल, नहीं, मैं ये दिखाने आया हूं कि मैं आपको इतना काबिल बना सकता हूं अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए तैयार हैं, अगर हमारे द्वारा बताई गई की गई मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं। उससे ज्यादा करेंगे बहुत अच्छी बात है, उससे कम नहीं करनी है, उतना करेंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको जीतना है, प्लस जीतने से ज्यादा दूसरों को भी हराना है। समझ आई बात? क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, आप हर किसी पे भरोसा करके उसके साथ, अब मुझे नहीं पता कि आप क्या नाम है, लेकिन एक बात ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक अनुभवी व्यक्ति से पढ़ने का फायदा आपको हमेशा मिलेगा। मैं पिछले 10 सालों से एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है किस प्रकार से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहां पर कौन किस लेवल को कितना ऊपर लेकर जा सकता है, कौन किस लेवल को कितना नीचे लेकर के जा सकता है। तो अगर आपने ये माना है, अगर आपने ठाना है कि भाई आपको ये परीक्षा निकालनी, तो मान करके चलिएगा उस परीक्षा निकालने में, अगर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार हूं, बस शर्त इतनी, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी अकेले किसी काम को क्रमशः 9 और 18 दिनों में करते हैं। उन्होंने साथ मिलकर के काम को करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब देखो भाई, इधर मैं आपको यहां पर कुछ बातें बताता हूं। कह रहा काम कितने दिनों में पूरा हो, कह रहा ए और बी कितने दिनों में काम करते हैं, तो ए काम करता है भाई 9 दिन में और बी काम करता है हमारा 18 दिनों में। यहां पर हमें पूरा काम निकालना है। पूरा काम क्या होता है, पूरा काम होता है 9 और 18 का एलसीएम। तो 9 और 18 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो आप ये मान करके चलिए कि 9 ही ले लो यहां पर, तो 1 और 2 आ गया। अब यहां पे 2 ले लो तो 9 गुणा 2 यानी 18 हो गया यहां पर, ठीक है। अब अगर हम देखें 18 को 9 से भाग दें तो यहां पे 2 आ गया, 18 को 18 से भाग दें तो यहां पे 1 आ गया। ये इनके कार्य करने की क्षमता हो। भाई कोई व्यक्ति 18 काम को 9 दिन में करेगा तो हर दिन 2 ही तो काम कर रहा है,
कोई व्यक्ति 18 काम को 18 दिन में करेगा तो हर दिन एक ही तो काम कर रहा है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि हमसे ये कह रहा है कि उन्होंने साथ मिलकर के काम करना शुरू करा, लेकिन ए ने काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। ए ने काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। जब कोई ये कहे कि ए ने काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो ये मान करके चलना यहां पे एक कीवर्ड आएगा बिफोर। क्या आएगा भाई यहां पर आएगा एक कीवर्ड बिफोर। ये देखो, या तो बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा। याद रखना, अगर बिफोर कीवर्ड आ रहा है, किसी ने काम शुरू होने के पहले छोड़ा है, तो वो कुछ ही दिन हुए होंगे, तो ऐसे केस में हम उसके काम को इंक्लूड करते हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, हर जगह अप्लाई होगा बिफोर में। तो कहीं पर भी बिफोर आए तो ये मान करके चलना कि हम उसके कार्य को, हम उसके वर्क को इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो आप ये मान करके चलो कि हमने ये माना कि टोटल काम कितना है 18, उसमें से 3 काम किसने किया है? ए ने किया है 3 दिन, तो उसके काम को इंक्लूड कर लिया। अपॉन हमने किया ए प्लस बी, अपॉन हमने कर दिया क्या? ए प्लस बी। तो 18 प्लस ए का काम कितने का है भाई? 2 का, तो 3 गुणा 2, और अपॉन ए प्लस बी कितना है? तो 2 प्लस 1 है। तो ये कितना हो जाएगा? 18 प्लस 6 यानी 24, 24 अपॉन 3 यानी 8 दिन, 24 अपॉन 3 यानी 8 दिन। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 8 दिन। हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 8 दिन। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो कहीं पर भी बिफोर दिया है तो हम उसके काम को इंक्लूड करेंगे। अब सवाल आपके मन में तुरंत आ रहा होगा, अगर कहीं आफ्टर दिया है तो? अगर मान लो ऐसा होता कि काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, तो हम उसके 3 दिन का काम माइनस कर देते और यहां ए को लेते ही ना, सिर्फ बी को लेते, तो हमारा काम हो जाता। तो टाइम एंड वर्क के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, और टाइम एंड वर्क की ऐसे ऐसे, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं ये ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है भाई। कोई 3 दिन पहले काम छोड़ करके गया है तो उसके 3 दिन का काम निकाल लो ना, और वो काम कौन करेगा? बेचारा बी ही तो करेगा, इसलिए उसको जोड़ दिया हमने। बस फर्क इतना है कि अभी आपको वो दृष्टिकोण नहीं मिल रहा है, अभी आपको वो थॉट प्रोसेस नहीं अभी आपका चल रहा है कि अच्छा ठीक है ये हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप मेरे साथ शुरू से लेकर के टाइम एंड वर्क को पढ़ोगे। जब आप मेरे साथ शुरू से लेकर के 5 घंटा बैठोगे टाइम एंड वर्क में, फिर अपने आप से 10 घंटा बैठोगे और 15 घंटे में आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट। फिर कोई कहीं से कोई क्वेश्चन दे दे, आपको समझ में आ जाएगा ये ऐसे करना हो, ऐसे करना। भैया समय देना पड़ेगा, समय हर चीज के लिए जो निर्धारित है वो आपको देना पड़ेगा। आप इससे निगोशिएट नहीं कर सकते कि मेरे को 10 मिनट में कोई चीज सिखा दो, नहीं 10 मिनट में कोई चीज नहीं सिखाई जाती, सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। यहां पर देखो भाई, ये क्वेश्चन देखो, जिसकी परसेंटेज नहीं अच्छी है वो इस क्वेश्चन को, इसकी हालत खराब कर देगा, वो इसकी भी करेगा और अपनी भी करेगा। लेकिन जिसकी अच्छी है वो देखो इस क्वेश्चन को कितने प्यार से करेगा। यहां पे क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का 16.66% उसमें जोड़ा जाए तो परिणाम 4956 हो जाता है। तो आप मेरे को यह बताओ कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए तुरंत कि 16.66% को ही 16 2/3% कहते हैं, और इसी को ही 1/6 कहते हैं। हाँ या ना? 1/6 को चाहे 16.66% का हो, चाहे 16 2/3% का हो। यहां पर अगर आप देखो तो 6 हमारा होता है ओरिजिनल नंबर। 6 हमारा क्या होता है? 6 हमारा होता है ओरिजिनल नंबर। और अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है तो ये ऐड या डिक्रीज वैल्यू होगी, अगर ज्यादा है तो फाइनल वैल्यू होगी। तो यहां तो कम है, तो इसका मतलब यहां पे क्या कह रहा है? जोड़ा जाएगा तो हम कह देंगे ये एडेड वैल्यू है। अगर बोला जाता घटाया गया तो हम कह देते हैं ये डिक्रीज्ड वैल्यू है। तो ये हो गई एडेड वैल्यू। तो आप मेरे को एक बात बताओ, 6 यूनिट एक नंबर है, उसमें 1 यूनिट जोड़ दिया तो कितना बना? 7 यूनिट बना। और कह रहा है जब जोड़ दिया तो परिणाम कितना हो गया? 4956। 4956। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहोगे 4956/7। ये मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेप लिख रहा हूं ना, तो सीधे लिखूंगा 708 गुणा 6, तो 8 × 6 48 और 6 × 7 42, 42 और 48 आंसर। लेकिन चलो आपको समझाने के लिए मैं यहां पे थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूं। तो यहां पर देखो 7 7 49, 7 से 5 जाएगा नहीं, 0, 7 8 56। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 708। हमें क्या निकालना? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है? 6 यूनिट। 6 यूनिट का मतलब 6 × 708। तो 8 × 6 48, 8 × 7 42, 42 48 हमारा आंसर। वरना हम क्या करते? एक्स लेते, एक्स में 16 पहले एक्स मानते, फिर एक्स में 16.66% एक्स जोड़ते, फिर पॉइंट करते, 100 लिखते, काटते पीटते करके पूरे नाटक इसमें 5 मिनट अभी लगा देते। लेकिन ये कैसे हो गया? तुरंत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में काम करना सीखा है।
परसेंटेज हम लोग सीखेंगे तो मैं आपको फ्रैक्शन में काम करना सिखाऊंगा। मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। जैसे मान लो यहीं पर मैं आपको एक चीज देता हूं। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ये एक सवाल है कि 466 2/3% ऑफ 5,000 क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे? देखो बहुत आसान है। आप इसको तोड़ोगे। सबसे पहले आप बोलोगे ये 400% प्लस ये 66 2/3% है ना। अब परसेंटेज अगर आपने पढ़ी है, उतनी डिटेल में किसी ने आपको पढ़ाई है तो आप तुरंत कर लोगे। नहीं पढ़ाई है तो फिर आप न जाने क्या इसको 3 से गुणा करके 2 जोड़ करके फिर ये सब करोगे। 400% होता है 4 गुना किसका? 5,000 का। और 66 2/3%। भाई देखो एक बात समझो, 1/3 कितना होता है? तो आप कहोगे 33 1 सही 3%। मैं अगर आपसे पूछूं 2/3 कितना होगा तो आप कहोगे 66 2/3%। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3। इसको 6,000 कर लो ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, है ना। 6,000 कर लो। तो ये 6,000 हो गया और यहां पर ये आ गया कितना? 6,000। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 24,000। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2,000। 2,000 गुणा 2 यानी कि 4,000। तो 24,000 और 4,000 यानी ये आ जाएगा कितना आपका? 28,000। चेक करो जरा, देखो 2/3 तो 3 से काटोगे यहां पर तो कितना आ जाएगा? ये 2,000। 2 गुणा 2 4,000। 4 इंटू 6 24,000। कितना समय लगा इसको करने में? मैं तो ये चीज आपको इसलिए इतना टाइम लेकर के बता रहा हूं क्योंकि यहां पे समझा रहा हूं। अगर आप मेरे बैच के स्टूडेंट हो तो मैं तो सीधे कहूंगा 400%। 4 गुना 24,000 साइड में लिखो, 2/3 गुणा ये तो 12, 12/3 4,000, 24 4 28,000। इस तरीके से करवाऊंगा, लेकिन तुरंत नहीं। पहले धीरे 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 करके सिखाऊंगा, ऊपर उठाऊंगा। जब अपने लेवल पे ले आऊंगा तब कोई रियायत आपके सर नहीं दूंगा। तब टाइमर लगा लगा करके बोलूंगा कि 20-20 सेकंड 30 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन करिए, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप करेंगे। ठीक है, क्योंकि उतना ही ऊपर आपको भी उठना है। क्योंकि भाई देखो, परीक्षा आपकी लड़ाई मेरी नहीं है। मैं सिर्फ आपको हौसला अफजाई कर सकता हूं, मैं आपको तैयार कर सकता हूं, मैं आपके अंदर विश्वास भर सकता हूं। मैं आपकी जगह मेहनत नहीं कर सकता, ऐसा कोई विकल्प अभी मेरे पास नहीं है। चलिए एक दो चीजें और देखते हैं। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर 10 सेकंड में आएगा। यहां पे क्या कह रहा है? कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि व्यय की वृद्धि ना। हमें पता है कि प्राइस गुणे एक्सपेंडिचर बराबर कंजम्पशन होता है। कोई चीनी अगर 10 रुपए किलो की है और आपने, एक सेकंड, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। कोई चीनी 10 रुपए की है, आप 5 किलो खाते हैं, तो इसका मतलब आपका खर्चा 50 रुपए का है, हाँ या ना। लेकिन अगर आप ये मान करके चलिए कि अगर इसमें कोई चीज बढ़ी है और अगर हमें इसको क्या रखना है, इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, इसको हमें रखना है कांस्टेंट, और इसमें कोई चीज बढ़ी है तो जाहिर सी बात है फिर आपको इसमें गिरावट करनी पड़ेगी। इसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा? गिरावट करनी पड़ेगी। अगर आपकी कीमत में वृद्धि हुई है तो खपत में आपको गिरावट करनी पड़ेगी ताकि आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है, वो कांस्टेंट रहे। तो ऐसे केस में हम करते हैं क्या? ऐसे केस से हम लगाते हैं एबी रूल। ऐसे केस से हम लगाते हैं एबी रूल। एबी रूल यहां पर क्या कहता है, ध्यान से देखो। एबी रूल सबसे पहले यह कहता है कि जो भी न्यूमरेटर है वो सेम होगा। एबी रूल कहता है कि जो भी न्यूमरेटर है वो सेम होगा और साइन के हिसाब से डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, क्या कहता है? एबी रूल कहता है जो न्यूमरेटर है वो सेम है और साइन के हिसाब से डिनोमिनेटर है। तो अगर मैं आपसे यहां पर यह कहूं कि क्या कह रहा भैया, प्राइस में 20% की वृद्धि हुई है, तो प्राइस में 20% की वृद्धि हुई है। 20% का मतलब कितना होता है? 20/100, यानी कि कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1/5। तो 1/5 हुआ है। तो कंजम्पशन में कितने की गिरावट हो ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे? तो याद रखिएगा न्यूमरेटर हमेशा सेम रहेगा 1, और 5 + 1, यहां पर देखो डिनोमिनेटर साइन के हिसाब से डिनोमिनेटर होगा, तो 5 + 1, 5 + 1 यानी 1/6। तो इसका मतलब इसकी जो वृद्धि है
अगर 20% हुई है तो इसकी जो गिरावट है कितनी होगी, एक न्यूमरेटर सेम रहेगा और 5 + 1 यानी कितना हो जाएगा 1/6, यानी कि कंजम्पशन आपको कितना कम करना पड़ेगा, तो 16 2/3% कम करना पड़ेगा, या फिर आप कहोगे कि 16.66% कम करना पड़ेगा। ये रहा आंसर। ध्यान से देखो, अभी एक क्वेश्चन दूंगा, ये चीज तो मैं आपको अभी सिखा दूंगा। क्लियर हुई ये बात? बहुत ध्यान से आप देखिए, ये काम तभी करेंगे जब हमें ये कांस्टेंट चाहिए होगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, मान करके चलो कोई एक आयत है हमारे पास, कोई एक रेक्टेंगल है, ये उसकी लेंथ है, ये उसकी ब्रेथ है। मैंने ये कहा कि लेंथ में अगर हम 16 सही 2/3% की वृद्धि करते हैं तो ब्रेथ में हम कितने की गिरावट करेंगे, प्लस लगाया मतलब समझ जाना वृद्धि है, ताकि जो उसका क्षेत्रफल यानी एरिया है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी वो कांस्टेंट हो। तो आप कहोगे ठीक है, लेंथ में 16 2/3% की वृद्धि हो रही है, तो यानी लेंथ जो है हमारी कितनी है, प्लस का 1/6 है। तो ब्रेथ में कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो आप कहोगे भाई इधर वो है कमी है, माइनस लगाएंगे, न्यूमरेटर सेम रहेगा 1, और ये कितना हो जाएगा 6 + 1 यानी कि 1/7, यानी कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो आपका कितने की गिरावट करनी पड़ेगी, तो 14.28% की गिरावट करनी। बस हो गया काम। अब आपको ये याद होना चाहिए, आप ये इसमें नहीं कारण दे सकते कि मेरे को तो ये नहीं याद है, नहीं याद है तो करो, 1 से लेकर के 25 तक तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है, कुछ तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है किसी व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो उसके वेतन का परिवर्तन क्या होगा। तो यहां पर हम 2 काम करेंगे, बल्कि 3 काम करेंगे। देखो इसी क्वेश्चन को आपको 3 तरीके से बताऊंगा। पहला हम निकालेंगे सक्सेसिव, पहला तो हम निकालेंगे यहां पर सक्सेसिव परसेंटेज। क्या करेंगे भाई, सक्सेसिव परसेंटेज यहां पर हम निकाल देंगे। सक्सेसिव परसेंटेज क्या कहता है, कहता है A + B + AB अपॉन 100। तो A कितना है यहां पे, तो पहले बढ़ाया गया है यानी प्लस का 20% है, B कितना है यहां पे, फिर घटाया गया है यानी माइनस का 20% है, ठीक है। तो देखो इधर, तो ये हो जाएगा 20 - 20 + 20 - 20 अपॉन 100, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 0 से ये 0 चला गया, और ये आ गया माइनस का 4%, यानी कितने की गिरावट होगी, तो आप कहोगे 4% का डिक्रीज होगा। इंक्रीज मत कर देना, माइनस का आ रहा है। एक और तरीका है वो देखो जरा, क्योंकि पता आपको सारे होने चाहिए। ये तरीका है हमारा रेशियो मेथड। ये तरीका हमारा क्या है, ये तरीका है कि हम रेशियो से करेंगे इसको। किससे करेंगे इसको, ये तरीका है कि हम रेशियो से करेंगे इसको। पहले क्या कह रहा है, पहले कह रहा है इंक्रीज हुआ है 20% का, 20% का मतलब 1/5। तो पहले यानी 5 था, तो अब कितना हो गया, अब 6 हो गया है। फिर क्या हुआ, फिर कह रहा है डिक्रीज हुआ है 1/5 का 20% का, यानी पहले 5 था तो 5 में घटा दो 4 हो गया है। गुणा करो, 5 × 5 ये हो जाएगा 25, 6 × 4 ये हो जाएगा 24, यानी पहले 25 था अब 24 हो गया, यानी 1 की कमी आ गई। और 1 की कमी आ गई किस पर, 25 पर। और परसेंटेज निकालना है तो गुणे कर दो 100 से, 25 से चला गया 4 बार में, यानी माइनस का 4%। तो देखो एक तरीका ये हो गया करने का, ठीक है। एक तरीका और है, वो शॉर्टकट है, वो ट्रिक है, तो वो भी देख लो भाई। इसी पे ट्रिक भी लगती है। ट्रिक क्या है कि अगर पहले A% बढ़ रहा है फिर A% घट रहा है, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा आएगा माइनस का A² अपॉन 100। यहां पे माइनस दिखाता है कि ये ऑलवेज डिक्रीज होगा। यहां पे माइनस क्या दिखाता है कि ये ऑलवेज डिक्रीज होगा। माइनस यहां पे ये दिखाता है कि ऑलवेज डिक्रीज होगा। तो A² कितना हो गया भाई, देखो 20 है, तो यहां पर हो गया 20 का, मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, आप यहां से कोरिलेट कर लेना। ये देखो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 100, तो 4%, और हमेशा डिक्रीज करेगा। तो देखो 3 तरीके से मैंने आपको ये करके बता दिया। पहला तरीका सक्सेसिव रेशियो फॉर्मूला, ठीक है।
तो आप ये नहीं कह सकते कि यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पता है, नहीं, आपको बहुत सारी चीजें यहां पर पता है। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए इसको। फिर हम आते हैं यहां पर, देखो अभी तक आपको लग रहा होगा कि यार ये तो एक एक लाइन के क्वेश्चन करा रहे हैं तो कोई भी कर लेगा, तो लो मैंने थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन उठा दिया। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कह रहा है किसी एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ, 5% रजिस्टर्ड वोटर ने वोट ही नहीं दिया, जिन्होंने वोट दिया उसमें से 10% इनवैलिड और नोटा वाले निकल गए। विनिंग कैंडिडेट को 60% वोट रिसीव हुए अपने फेवर में और वो 17,271 वोटों जीत गया है। तो रजिस्टर्ड वोट बताइए कितने थे? रजिस्टर्ड वोट माने 100% वोट बताइए कितने थे? बेसिक से करेंगे हालत खराब हो जाएगी। यहां पे लगाते हैं सीरीज मेथड। यहां पर आप ये देखो कि हमने मान लिया कि टोटल वोट कितने थे? एक्स थे। टोटल वोटर कितने थे? एक्स थे। कह रहा 5% वोटर ने वोट ही नहीं कास्ट किया, तो कितने प्रतिशत लोगों ने कास्ट किया होगा? 5% ने नहीं किया तो 95% ने किया होगा। फिर कह रहा है कि 10% उसमें से इनवैलिड, यानी इतने लोगों ने वोट कास्ट किया, इसमें से 10% इनवैलिड निकल गए, तो वैलिड कितने निकले? 90%। ठीक है। फिर कह रहा है जो विनर है उसको 60% वोट मिले। अच्छा एक बात बताओ, विनर को अगर 60% वोट मिले हैं तो इसका मतलब लूजर को कितने मिले होंगे? 40% वोट मिले होंगे। अगर विनर को 60% मिले तो लूजर को 40% मिले होंगे। कह रहा है विनर जो है वो इतने वोटों के अंतराल से जीत गया है, तो इनमें अंतराल कितने का आ रहा है? तो आप कहोगे 20%, यानी इतने टोटल वोट कास्ट हुए और इसका 20% की वैल्यू हमें मिली हुई है, तो इसका 20% ले लो। इसके 20% की वैल्यू कितनी है? 17,271। 17,271। तो 1 2 से 1 2 ये कैंसिल हो गया, 9 से इसको काटो भाई, 9 1 9, यहां पे 8 आ गया, तो 9 इंटू 9 91 81, यहां पे फिर 1 आ गया, 9 एकम 9, 9 और 8 यहां पर आ गया, तो फिर से 9 एकम 9 निमे 81, तो 9 1 9 1 9, ये हमने 9 से इसको काट दिया। अगर हम इसको 19 से काटे तो 19 बचे 95, 19 19 0 19 19, यानी 101 आ गया। ठीक है। फिर अगर हम यहां पर देखें तो 5 से हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 20 बार में, 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 10 बार में, तो 10 ये हो गया और 100 ये हो गया, यानी 1000। तो x अपॉन 1000 बराबर 101। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 101, बाद में 3 जीरो लगा दो, ये रहा। बताओ कितना आसानी से हो गया ये। कहीं पे हमने कुछ भी करा? हम यहां पे अभी करते, पहले हम यहां पे टोटल वोट लेते 100x, अब उसमें से 5% तो बेकार निकल गए तो बचे 95x, उसमें से 10% जो है वो बेकार निकल गए, यानी कि 9.5x घटाओ, तो अब हम 95 में से पहले 9.5 हटाएं, यहां पॉइंट लें, ये 5 हो गया, 14 में से 9 गया तो 6 हो गया, सॉरी। ठीक है, तो ये सब नौटंकी हम क्यों कर रहे हैं? इतने लफड़े में क्यों पढ़ना? में देखना ही नहीं हमें इस तरफ। हम ट्री बना करके नहीं सॉल्व करेंगे। इस मेथड को कहते हैं ट्री मेथड, जो अभी किया था आपके सामने, ट्री बना करके करते हैं। नहीं, हम इससे करेंगे, इसको कहते हैं सीरीज मेथड, यानी जिसकी वैल्यू दी है उसी को इक्वेट करके आंसर निकाल दो। अरे सीखना ही है तो अच्छा तरीका सीखे ना। एक अंतिम प्रश्न, उसके बाद ये क्लास में खत्म कर दूंगा। यहां पर देखो भाई, इस क्वेश्चन की ओर जरा गौर फरमाओ। अब ये क्वेश्चन लोगों को ना करता है बहुत ज्यादा परेशान। एक बार रीड करो जरा इसको। यहां पे देखो क्या कह रहा है। कह रहा 2 घोड़े, उनकी कीमत दे रखी है और उनको एक ही सेलिंग प्राइस से बेचा गया, यानी 2380 रुपए पे ही बेचा गया है। पहले वाले को 20% प्रॉफिट में बेचा गया है, दूसरे वाले को 25% लॉस से बेचा गया है। प्रॉफिट और लॉस बताना है कितना होगा। तो अगर हम देखें कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% अभी बताया था मैंने कितना होता है? 1/5। तो अगर मैं यहां पे सीपी लेता हूं और यहां पे मैं एसपी लेता हूं, तो 5 रुपए का सामान को 1 रुपए प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो 5 रुपए के सामान को 6 रुपए बेचा गया होगा, तभी 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। फिर कह रहा है लॉस हुआ है कितने का? 25% का। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 4 रुपए के सामान को 1 रुपए के लॉस से बेचा गया है, तो 4 रुपए के सामान को 1 रुपए के लॉस से बेचा गया है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दोनों को बेचा एक ही प्राइस पे गया, 2380 पे, यानी सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए।
तो यहां पे सेलिंग प्राइस 6, यहां पे सेलिंग प्राइस 3 है, यानी सेलिंग प्राइस सेम नहीं है। तो इसको सेम कर दो। कैसे? इसको 2 से गुणा कर दो और इसको 2 से गुणा कर दो। तो यहां पे लिख लेते हैं, ये तो 5:6 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 × 2 8, 3 × 2 6। अब देखो सेलिंग प्राइस सेम हो गया, सेलिंग प्राइस देखो सेम हो गया, जोड़ दो, 8 5 13 और 6 6 12, यानी 13 रुपए ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। 13 रुपए का सामान 12 रुपए में बेचा गया, यानी 1 रुपए का तो लॉस हो गया है। क्या हो गया भाई? 1 रुपए का लॉस। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस परसेंटेज होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना है? 1। सीपी कितनी है? 13, गुणे कर दो 100 से। तो 1/13 यार परसेंटेज अगर आपको याद होता तो आप सीधे सीधे यहां पर बता दोगे कि 7.91% होगा, वरना आप ऐसे कर लो 13 7 91, 91 गया भाई। ऐसे चलो यहां पर देख लो, ये 100 है, ये 13 है, 13 7 कितना होता है? 91। यहां पे बचा 9, पॉइंट लगाया, 0 किया। अब 13 7 91 तो होगा नहीं, तो 13 6 78 लोगे, 78 लोगे तो यहां पर कितना आ गया? 2 12 120। तो फिर यहां पर अब आप कितना लोगे? 13 × 7, 13 × 4 और 13 × 8, तो 7.6 समथिंग कुछ आएगा। तो ये मान करके चलो आपका 7.7 से तो एक ही ऑप्शन आ रहा है आपका, तो ये 7.91 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्लियर हुई ये बात? तो 1/13 अगर आप निकालोगे तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां पर अभी हम लोगों ने एक सिंपल सा काम किया, और क्या किया है कि हम लोगों ने ये जानने की कोशिश करी है कि यहां पर जो हमें हिंट दिया हुआ था कि दोनों घोड़ों की जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, तो दोनों घोड़ों की सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है, तो हमने इस तरीके का हिंट यहां पे लगा करके डायरेक्टली आंसर निकाल दिया। तो भाई देखो सिंपल सी बात यह है कि आप अगर सिंपल सा, आप ज्यादा गुणा भाग आपको नहीं सिखाऊंगा, मेन पॉइंट पे आऊंगा। अगर आप मान करके चलो यहां पर है, ठीक है, और एग्जाम का लेवल मान करके चलो अगर ये है, ये एग्जाम का लेवल है, तो आप डायरेक्टली यूं नहीं जाओगे ना, आपकी हमेशा से प्रतिक्रिया ऐसी ही होगी। पहले ऊपर उठोगे फिर नीचे गिरोगे, फिर 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 ऊपर उठोगे फिर नीचे गिरोगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप यहां पर आ ही जाओगे। तो मान करके चलना कि अगर ये उतार चढ़ाव के लिए आप तैयार हैं तो फिर ये परीक्षा आप 110% निकाल सकते हैं। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहां पर जब भी आपका चढ़ाव आएगा तो वहां पर सपोर्ट आपको मैं दूंगा, जब भी आपका उतार आएगा तो वहां पर मॉरली सपोर्ट भी आपको मैं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हर चीज, गणित सीखना आसान नहीं, लेकिन एक बार सीख गए तो फिर भुला ही नहीं भूलोगे। रीजनिंग आपको दिखनी शुरू हो जाएगी कि देखो अच्छा यहां पे ये चीजें हो रही हैं। आपको क्या लगता है बहुत इजी आती है क्या सब चीज? नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो 110% ईजी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जरूर क्या नाम है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को अपने कोर्स में देखूंगा। मैं आप लोगों को धीरे धीरे पूरा ये प्रयास करूंगा कि एक समय उस लेवल पे ला करके आपको खड़ा कर दूं जहां पर आपके लिए कोई सब्जेक्ट चैलेंजिंग हो या ना हो, लेकिन गणित और रीजनिंग बिल्कुल भी चैलेंजिंग ना हो। तो आप लोगों ने मुझे अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।